हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। याद करें पिछले क्लास में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस की बातें हो रही थी उसे जान चुके हैं। प्रेशर पर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में हम आपको बताए। ठीक, एक हम हाफ लाइफ के संबंध में आपको सारी बातों को बताए थे कि किसी भी ऑर्डर से जोड़ सकते हैं। उसी पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन उसी पर बेस्ड जैसा कि आप क्या देख रहे थे, इससे पहले हम बात किए थे डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय मेजरिंग इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन के आधार पर आपको एक ग्राफ, आपको कुछ डाटा दिया रहता था। उस एक्सपेरिमेंटल डाटा को यूज करते हुए आप क्या करते थे कि उसके ऑर्डर को फाइंड कर लेते थे। अब यहाँ हमें ऑर्डर दे दिया गया है और इसके आधार पर हम क्या कर रहे हैं, हाफ लाइफ को फाइंड करने की बात कर रहे हैं। इसे एक का हाफ लाइफ दे दिया है, दूसरे का क्या होगा नहीं होगा ये हमें बताना है। इसके आधार पर आइए एक क्वेश्चन हम लिख के रखें, जरा ध्यान दें। आईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन पे बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। कहता है फॉर द रिएक्शन 2A + B + C से प्रोडक्ट रेट लॉ इसका देके रखा है कि A का स्क्वायर B⁴ × C⁴0 सीरियल नंबर को दिया हुआ है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ C, यहाँ T हाफ दिया हुआ है। जिस समय इसका कंसंट्रेशन 0.2 है तो T हाफ क्या है, 40 मिनट है। अब देखिए दूसरे में क्या क्या है, A और B का कंसंट्रेशन तो सेम रखा, लेकिन C का कंसंट्रेशन क्या हो गया, डबल हो गया। तो X का मान क्या हो जाएगा। जब हम बनाना शुरू करेंगे तो आप क्या जान रहे हैं, आप फर्स्ट में क्या कर रहे हैं कि सिंस ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू C क्या है, 0, यह क्या है, 0 है। और हम जानते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसे को जिस रेशियो में चेंज करेंगे दूसरा भी उसी रेशियो में चेंज हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 × 40, इट मीन्स 80 मिनट हो जाएगा जी। इसी ढंग से देखिए अब हम दूसरे का निकाल सकते हैं इसी ढंग से। फिर आप क्या देख रहे हैं, x का मान निकल गया। अब आप आए इन दो इक्वेशन को देखें, इसे और इसे। तो आप क्या देख रहे हैं, पहले और तीसरे में B का कंसंट्रेशन और C का कंसंट्रेशन सेम है। A का कंसंट्रेशन क्या हुआ है, डबल किया गया है। और जब A का कंसंट्रेशन डबल हुआ है तो अब क्या होना चाहिए, अब बोलिए, आप इसका खुद बता सकते हैं क्या हो जाएगा। सिंस ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A क्या है, 2 है, यह क्या है, 2 है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है और हम जानते हैं फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन T हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and, क्योंकि आप 1 और 3 को देखिए तो क्या हुआ है कि C का B का सबका कंसंट्रेशन सेम है, सिर्फ A का कंसंट्रेशन क्या हो गया है, डबल हो गया है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 A का कंसंट्रेशन डबल हुआ तो T हाफ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इस Y क्या हो जाएगा, हाफ × 40, इट मीन्स क्या हो जाएगा भैया, 20 मिनट हो जाएगा। सिमिलरली इसी ढंग से आप क्या करेंगे, Z का मान निकाल लेंगे। तो आप देखिए ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B क्या है, 1 है। और आप जान रहे हैं कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और Z का मान क्या निकल जाएगा, 40 मिनट आ जाएगा। आराम से कर लेंगे, 2 का हम निकाल दिए हैं, तीसरे का तो करने की जरूरत नहीं है। तो X, Y और Z 3 का वैल्यू निकालना था, तीनों का वैल्यू आप आराम से फाइंड कर ली। इसमें सारी की सारी बातें हो गई। अब आइए दो छोटा सा टर्म पहले हम जानने की बात करें। एक जानेंगे स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। स्यूडो का अर्थ क्या होता है,
छद्म और फॉल्स। मीन्स वास्तव में ये रिएक्शन जो है वो आप देखिएगा, इसकी मॉलिक्युलरिटी आपको 2 नजर आ रही है, मॉलिक्युलरिटी आपको 2 नजर आएगी। देखने में ऐसा लगेगा कि रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर का हो सकता है, रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर का है, लेकिन वास्तव में सेकेंड ऑर्डर का नहीं हुआ, ये फर्स्ट ऑर्डर का ही हो जाएगा। तो इसी प्रकार के रिएक्शन को हम क्या करते हैं, सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। जरा पहले ध्यान से समझें। हम बात करते हैं फॉर द फॉलोइंग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कोई रिएक्शन है जिसका रेट लॉ हमको दिया कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक, एक्सपेरिमेंट से जानकारी मिल रही थी। फॉर द फॉलोइंग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन A प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है, मान लेते हैं रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है, तो वही बातें हो जाएगी। इसका रेट लॉ जो होना चाहिए वो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के डैश इंटू ए इंटू बी। यहाँ हम के लेते, लेकिन के डैश ले रहे हैं क्योंकि कुछ बात इसमें दूसरी और भी जानेंगे, और फाइनली के को ले लेना। ये सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है। अब जरा ध्यान दें कि अगर हम किसी एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बहुत ही ज्यादा ले लें, किसी एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बहुत ही ज्यादा ले लें, तो उसके कंसंट्रेशन में थ्रू आउट द रिएक्शन लगभग कोई चेंज नहीं होगा, और हम क्या मानेंगे कि उसका कंसंट्रेशन थ्रू आउट द रिएक्शन क्या रह गया, कांस्टेंट ही रह गया। बातें जब हम लिख रहे हैं और बताएंगे तब समझ में आएगी, पहले इतना लिख लेते हैं। हम इसमें कहते हैं when any one reactant is taken in large excess, its concentration remain almost constant throughout the reaction, जिससे आइए हम जरा यहां समझते हैं। कोई रिएक्शन हम लिखना चाह रहे हैं, जिसे CH3COO C2H5 प्लस H2O, ये रिएक्शन कहलाता है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, मतलब रखना भी। तो CH3COOH प्लस C2H5OH, अगर इसे क्लोज कंटेनर में रखेंगे वो तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम की बातें होंगी, उससे मतलब नहीं रखना है, हम वन डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ ये भी रिएक्टेंट है, यह भी रिएक्टेंट है, यह प्रोडक्ट बन रहा है और यह क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। इनिशियली अगर हम इसका लेते हैं 0.01 मोल और इसका ले लेते हैं 10 मोल, ये शुरू में क्या है 0 मोल और ये क्या है 0 मोल है। आफ्टर रिएक्शन, जब रिएक्शन पूरा का पूरा हो जाए, कंप्लीशन की बात ही हो जाए, तो देखिए जब दोनों के दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट दिया हुआ है और स्टोइचियोमेट्री में पता है, तो अब क्या होता है, अगर इसका 1 मोल खर्च होगा तो इसका भी 1 मोल खर्च होगा, तो अगर इसका 0.01 मोल खर्च होगा तो इसका भी क्या होगा 0.01 मोल ही खर्च होगा, 10 मोल तो खर्च नहीं होगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है वो रिएक्शन में पूरा कंज्यूम होता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा यहाँ यह है, ये पूरा का पूरा कंज्यूम होगा, क्योंकि अगर ये कंज्यूम होता तो ये 10 मोल खर्च होगा, तो इसको भी 10 मोल ना चाहिए, लेकिन ये 10 मोल है कब, ये बचा रह जाए, ये हो सकता है, लेकिन इसके पास है ही नहीं, तो कहां से यूज करेगा। तो आफ्टर रिएक्शन लिमिटिंग तो पूरा खर्च हो जाता है, ये हो गया 0 मोल, पूरा का पूरा समाप्त हो गया। इसका देखें क्या हो जाएगा 10 माइनस 0.01, इट मीन्स क्या 9.99 मोल, इट मीन्स ऑलमोस्ट आप क्या कर सकते हैं 10 मोल ही कर सकते हैं, ऑलमोस्ट क्या कर सकते हैं 10 मोल ही कर सकते हैं। तो यही हम बोल रहे थे, देखिए कि व्हेन एनी वन रिएक्टेंट इज टेकन इन लार्ज एक्सेस, यदि किसी एक रिएक्टेंट को बहुत ज्यादा ले लिया जाए तो इट्स कंसंट्रेशन रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन। तो इसका कंसंट्रेशन पूरे के पूरे रिएक्शन में, या इसका अमाउंट पूरे के पूरे रिएक्शन में क्या रह जाएगा, कांस्टेंट ही रह जाएगा। कंसंट्रेशन इफ एनी वन रिएक्टेंट इज टेकन इन लार्ज एक्सेस, इट्स अमाउंट कर देना, इट्स अमाउंट रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन। तो हम देखते हैं
इफ ये हम बात कर रहे हैं ए और ये हमारा है बी और यहाँ बात हो रही है प्रोडक्ट। तो अब देखिए हम क्या किए हैं, बी को एक्सेस में ले लेते हैं। इफ बी इज टेकन इन एक्सेस, if B is taken in excess, its amount or concentration remain almost constant throughout the reaction. Throughout the reaction, so K dash into B, ये हमारा क्या हो गया, K जो क्या है, एक कांस्टेंट है, एक क्या है, कांस्टेंट है। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं, देखिए तो नाउ विल गेट, हमारा था रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के डैश ए इंटू बी। के डैश इंटू बी के लिए हम के यूज करते हैं, ये हो गया के इंटू ए, दैट इज रेट लॉ हम कह सकते हैं, रेट लॉ इक्वल्स टू हो गया के इंटू ए। नाउ दिस रिएक्शन बिहेव्स लाइक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। Now this reaction behaves like first order kinetics, so it is known as pseudo unimolecular reaction। देखिए लग रहा था दो हो जाएगा, लेकिन वास्तव में नहीं दो हुआ। बीच में जो और वाला क्वेश्चन दिया था इसमें यही दिया हुआ था कि एक एग्जाम्पल लिखिए ऐसे रिएक्शन का जिस केस में क्या होता है कि हमें प्रतीत हो रहा है कि वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर का वास्तव में हो जाता है। तो हमें वहां लिखना होता सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल अगर हम लिखें, दो एग्जाम्पल लिख देते हैं। एक लिखते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, और दूसरा कहते हैं इन्वर्सन ऑफ कैन शुगर। बार बार पूछा जाता है इन्वर्सन ऑफ कैन शुगर। आपको बोला जाएगा राइट एन एग्जाम्पल ऑफ सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। एक नंबर में लिखेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर और इन्वर्सन ऑफ कैन शुगर। इसे देखिए हम दोनों रिएक्शन को लिख के आपको दर्शा दे, यही हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर तो यही था। अब इसमें ईस्टर का स्पष्ट स्पेसिफाई करके नाम लिया गया है। यहाँ जो ईस्टर है वो क्या है, इथाइल एसीटेट है। जैसे ये हमारा CH3COO C2H5 इथाइल एसीटेट प्लस H2O, ये हमारा क्या होता है, एक्सिस में होता है। तो इससे क्या बन रहा होता है, CH3COOH प्लस C2H5OH। इस अगर आप बात करें रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, रेट लॉ इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 लिखेंगे। दूसरे केस में आते हैं C12H22O11 प्लस H2O, ये एक्सिस में लेते हैं और हम बोलते हैं कि ये क्या है, सुक्रोज है। तो हम यहाँ एंजाइम जो लेंगे वो क्या होता है, सुक्रेज एंजाइम होता है। तो 2 मोल, 1 मोल ग्लूकोज मिलेगा और 1 मोल फ्रक्टोज मिलेगा। अगर हम इसके लिए भी रेट लॉ की बात करें तो हमें लिखना होगा के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C12H22O11। आप क्या देख रहे हैं, ये हमारा स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का एग्जाम्पल हो रहा है। कहीं कोई दिक्कत? अब इसके आगे नेक्स्ट टर्म को जाने। इस पर बेस्ड अगर आप देखेंगे तो आपका
दो क्वेश्चन होगा आपके बुक में, एक होगा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आप कहाँ तक किए हैं, रुक जाइए, 6, 7, 8, ये एग्जाम्पल होगा 4.9, एग्जाम्पल होगा 4.9 और इन टेक्स्ट में एक क्वेश्चन होगा 4.7, 4.7। ये जो दो क्वेश्चन होगा ये आपका किस पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन। और इन सब का एलिमेंट्री आइडिया ही रख लीजिए, तो कुछ है भी नहीं, पढ़ लेना है। इसके आगे हम एक टर्म जानेंगे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये मॉलिक्यूलरिटी क्या है, तो वास्तव में क्या होता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं और इनके कोलिजन से बनता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और इसे ही आप कह सकते हैं इंटरमीडिएट, और ये हमारा चेंज कर जाता है किसमें, तो प्रोडक्ट में। ये हमारा चेंज हो जाता है किसमें, प्रोडक्ट में। यह देख रहे हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट आपस में कोलाइड किया, इससे क्या बना, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और इंटरमीडिएट, और यही इंटरमीडिएट चेंज हो जाता है किसमें, प्रोडक्ट में। तो हम कहते हैं, इसी की ध्यान दें, अगर हम बात करें H2 + I2 और इससे बन रहा है 2HI, देखिए वास्तव में क्या हुआ होगा। पहले हमारा क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, यहाँ क्या है, आयोडीन और आयोडीन के बीच बॉन्ड है, लेकिन यहाँ आप क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच बॉन्ड है। इस वास्तव में हुआ क्या, तो जरा यहाँ ध्यान दें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड था, आयोडीन आयोडीन के बीच बॉन्ड था, ये आपस में कोलाइड किया, ये ओल्ड बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक करना शुरू कर देगा और न्यू बॉन्ड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और इंटरमीडिएट। और इसी से फाइनली क्या होता है कि ओल्ड बॉन्ड जो है वह कंप्लीटली ब्रेक कर जाता है और न्यू बॉन्ड का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। तो अब प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को साइमल्टेनियसली कोलाइड करना पड़े, एक साथ कोलाइड करना पड़े, उसे ही हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। इट मीन्स हम कहते हैं, सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को आपस में कोलाइड करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। इसका मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या कभी कभी क्या होता है, 3 भी होता है। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्टेंट आपस में कोलाइड किया, क्या बना रहा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और इंटरमीडिएट। यही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और इंटरमीडिएट किस में चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो H2 + I2 2HI, HH + II, इसी का 2HI हम दर्शाए हैं ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकेज और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो इसमें हम लिखते हैं खत्म, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में हम क्या कह सकते हैं, हम कहते हैं द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स colliding simultaneously the number of reactant molecules colliding simultaneously to form activated complex, activated complex
is known as molecularity of reaction, molecularity of reaction। या हम दूसरे शब्दों में सिंपली यही कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये और भी सिंपल वर्ड में हो गया। हम कहते हैं द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ reactant molecules colliding simultaneously to form product is known as molecularity of reaction, is known as molecularity of reaction। पहले हम सब में इंक डाल दें, आप यहाँ तक लिख लें। Molecularity of reaction is known as molecularity of reaction। हाँ, तो हम लिख चुके हैं कि the number of reactant molecules colliding simultaneously to form activated complex is known as molecularity of reaction। क्या हम कहते हैं कि the number of reactant molecules colliding simultaneously to form product of reaction, to form product is known as molecularity of reaction। इसका वैल्यू, its value may be its value may be 1, 2 और रेयरली 3। कभी कभी 3 होता है, 3 से ज्यादा तो प्राय होता ही नहीं है, क्योंकि ये कॉलिजन से जुड़ा हुआ है। कॉलिजन थ्योरी को समझिए, क्योंकि वास्तव में आप क्या देखते होंगे, रोड पे एक साथ दो गाड़ियां आपस में, एक जा रहा है बाइक पे, जाके पेड़ से टकरा गया, गड्ढे में गिर गया, किसी गाड़ी से टकरा गया, या किसी एक गाड़ी से टकरा गया, दो गाड़ी का आपस में कॉलिजन हो गया। ठीक, एक टकराया दूसरे से तीसरा टकरा गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एक दूसरे से टकराया, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से। अब ये नहीं बोलना है कि एक आध बार हम न्यूज में देखे, हाँ एक आध बार ऐसा, लेकिन इन जनरल क्या होता है, एक साथ 3 से अधिक का कॉलिजन इनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होता है। यही रीजन है कि मॉलिक्युलरिटी प्रायः 3 से ज्यादा नहीं होती है। अब हम वो एग्जाम्पल लिखेंगे तो बातें समझ में आएगी। देखिए, हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं और वहां आपकी वो बात क्लियर हो जाएगी जो आप कहना चाह रहे हैं। मैं समझ रहा हूं। अब जरा यहां ध्यान दें, जिसे हम एज फॉर एग्जाम्पल देखते हैं PCl5, ये ब्रेक किया, PCl3 प्लस Cl2। प्रोडक्ट को बनने के लिए कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की आवश्यकता हुई? एक। तो इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या हो गई? एक। इसी से हम क्या बोलेंगे? दैट इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन जिसकी मॉलिक्युलरिटी एक है ना, उसे ही क्या बोलते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। H2 प्लस I2, ये हो गया 2HI। इसके लिए हम बोलते हैं बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या है? 2 है। 2NO प्लस O2, 2NO2। इसे क्या कहते हैं? ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। याद कीजिएगा, ये हम आपको रेट लॉ वाले में भी बताए थे, इसके मैकेनिज्म को लेते हुए, और देखे थे कि तीनों का तीनों आ गया था रेट लॉ में। तो ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, इसकी मॉलिक्युलरिटी 3 हो गई। तो अब आप सोचेंगे कि यहाँ बैलेंस रिएक्शन में एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था तो मॉलिक्युलरिटी 1, यहाँ 2 है तो मॉलिक्युलरिटी 2, यहाँ 3 है तो यहाँ मॉलिक्युलरिटी 3। तो बहुत सारे रिएक्शंस तो ऐसे भी होते हैं जिनके बैलेंस्ड इक्वेशन में 3 से अधिक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं, और जब 3 से अधिक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं तब तो उनकी मॉलिक्युलरिटी 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन हम क्या बोले कि मॉलिक्युलरिटी रेयरली 3 होती है, 3 से ज़्यादा तो प्रायः होता ही नहीं है। 3 ही कभी कभी होता है, 3 से ज़्यादा तो प्रायः होता ही नहीं है। एक दो एग्जाम्पल है ऐसा। ठीक, ऐसा क्यों होता है, क्या बातें हैं वो हम देखते हैं।
कहते हैं कि द केमिकल रिएक्शन whose balanced equation consists more than 3 reactant molecules, तब तो वो कभी भी एक स्टेप में होगा ही नहीं, कभी भी एक स्टेप में होगा ही। The chemical reaction whose balanced equation consists more than 3 reactant molecules are completed in 2 or more steps। तो यहाँ प्रत्येक स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप की मॉलिक्यूलिटी का तो अर्थ होगा, लेकिन आप जो रिएक्शन लिखे वो तो पूरा का पूरा सबका एडिशन है, उसकी मॉलिक्यूलिटी का कोई मीनिंग होगा ही नहीं। मींस फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलिटी हैज नो मीनिंग। द केमिकल रिएक्शन whose balanced equation consists more than 3 reactant molecules are completed in 2 or more steps, so its overall molecularity has no meaning। आइए जैसे हम एक एग्जाम्पल अब लिखेंगे और वहां आपकी ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखिए हम क्या देख रहे हैं, तो यहां हम देखते हैं 2KMnO4 प्लस 5SO2 प्लस 2H2O, इससे बना K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 2H2SO4। आप देखिए इस बैलेंस रिएक्शन को देखें तो यहाँ कितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, यहाँ 2, ये 5 और ये 2, टोटल क्या हो गया 9 हो गया। इसकी मॉलिक्यूलिटी तो 9 होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए मॉलिक्यूलिटी का कोई मीनिंग है ही नहीं। क्यों? तो हम इसके मैकेनिज्म को लिखते हैं। देखिए ये रिएक्शन कैसे होता है। ये रिएक्शन वास्तव में एक स्टेप का रिएक्शन है ही नहीं, 5 स्टेप हो रहा, तो सबको जोड़ कैसे लिखें। स्टेप फर्स्ट क्या हो रहा है, तो 2KMnO4 ये आ रहा है K2O प्लस 2MnO प्लस 5O। स्टेप सेकंड, ये SO2 ऑक्सीजन से जुड़ते हुए बनाया SO3। स्टेप थर्ड, ये SO3 फिर से ये SO3 वाटर से जुड़ते हुए कन्वर्ट हो गया किसमें, H2SO4 में। H2SO4 क्या है, एसिड है। और आप देखिए K2O और MnO ये मेटल के ऑक्साइड हैं, ठीक, और एल्कली मेटल के ऑक्साइड तो हाईली बेसिक होते हैं, और ये MnO मैग्नीज के ऑक्साइड लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यह भी क्या होता है, बेसिक ही होता है। हाँ, जैसे Mn2O7 लिखे तो ये एसिडिक होता है, हाइयर, ये डी ब्लॉक में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ जान रहे हैं कि ये क्या है, ये तो बेसिक ही है, ये और ये बेस है, जबकि ये क्या है, एसिड है, तो अब एसिड बेस का रिएक्शन होगा। आखिर K2SO4 कैसे बना है, सॉल्ट कैसे बना, तो उसके रिएक्शन से बना। MnSO4 कैसे बना, तो रिएक्शन से बना। स्टेप 4 क्या है, तो K2O प्लस H2SO4 क्या हो जाएगा, K2SO4 प्लस H2O। इसके बाद स्टेप 5 अगर आप बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, MnO प्लस H2SO4। इससे आपको क्या हो जाएगा, MnSO4 प्लस H2। देखिए इन पांचों को अगर हम ऐड उड करेंगे हमें नीचे वाला ही मिल जाएगा। इसे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसे हम 5 से मल्टीप्लाई किए तो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जैसे ही हम इसे 5 से मल्टीप्लाई किए तो ये हमारा क्या, 5SO2, ठीक है। इसके बाद रुक जाइए, इसके बाद ये SO3 यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 कर दीजिए। ये SO3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये हमारा 1 है, 1 ही रहने देते हैं। ये हमारा 2 है, इसे 2 से गुना कर दीजिए, 2MnO कैंसिल हो गया। अब देखिए अगर आप ऐड करेंगे K2O
K2 आपका कैंसिल हो गया, आप ऐड करें देखिए आपको वही मिलेगा 2KMnO4 प्लस इसका क्या हो जाएगा 5SO2 प्लस। देखिए अब अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर यहाँ क्या है, एक है हाँ चलिए वाटर एक बोल रहे हैं, इसको तो हम 5 से गुना किए हैं ना, तो क्या हो गया 5H2O हो गया, इधर क्या है 2 और ये क्या है 1, 2 प्लस 1 क्या हो गया 3, इधर क्या है 5, तो कितना बचेगा 2, लिखेंगे 2H2O। ठीक, अब आइए हम इधर चलते हैं, इसके लिए हम कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि देखिए ये 2H2SO4 और एक 3H2SO4, इस साइड क्या 5H2SO4, तो इधर ही बच जाएगा 2H2SO4, ये क्या हो जाएगा K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 2H2SO4। देखिए ये रिएक्शन एक रिएक्शन तो है ही नहीं, ये तो क्या है बहुत सारे रिएक्शन का एडिशन है, तो फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलिटी का कोई मीनिंग होता ही नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है केवल और केवल उसी का इफेक्ट है, तो इसका तो मॉलिक्यूलिटी का मीनिंग है, लेकिन बाद बाकी किसी के लिए मॉलिक्यूलिटी का कोई मीनिंग इस कॉम्प्लेक्स इस पूरे के पूरे रिएक्शन के लिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलिटी का कोई मीनिंग नहीं। कोई दिक्कत? अब यहाँ एक क्वेश्चन जो कि आपको बार बार पूछा जाता है और हम आपको हिंट कर देते हैं, आप खुद उसे लिख लेंगे, समझ लें ध्यान से। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन। आपको लिख लेना है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, तो जब आपको डिफरेंस लिखना है तो क्या करेंगे, डिफरेंस हम कैसे लिखते हैं, ठीक, तो बीच में एक लकीर खींच दें और एक साइड लिख लेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दूसरी साइड हम लिख लेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो इधर लिख देते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और इधर लिख देते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दूसरे में क्या लिख देते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। जरा ध्यान दें, सबसे फर्स्ट पॉइंट में जब आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आएंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या यह बताइए, इसमें आपको बताया हुआ है, आप क्या लिखेंगे, इट इज सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स appearing in rate law of chemical reaction. It is sum of assumption, it is sum of power of concentration terms appearing in rate law of chemical reaction। जबकि इसमें क्या देखेंगे, it is minimum number of reactant molecules required for the formation of product। दूसरे में लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कि it is an experimental concept। किसी रिएक्शन को देख के हम उसका ऑर्डर नहीं बता सकते, ये बिल्कुल क्या है एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। जबकि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। अगर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है तो बोल दिए मॉलिक्यूलरिटी 1, अगर 2 है तो बोल दिए मॉलिक्यूलरिटी 2, अगर 3 है तो बोल रहे थे 3 है, 3 से ज्यादा है कॉम्प्लेक्स है तो उसके लिए हम क्या बोल रहे थे मॉलिक्यूलरिटी का कोई मीनिंग ही नहीं है। ऐसे 3 बार में प्राय ऐसा नहीं होता है, 2 ही तक चलता है। तो ये हमारा क्या है, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट, लेकिन यह क्या है, इट इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। यह क्या है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। तीसरे में हम बात करें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मान क्या बताए, 0 हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी आपका ना तो कभी 0 हो सकता है, ना भी कभी फ्रैक्शन में हो सकता है, ना ही कभी निगेटिव हो सकता है। तो हम क्या बोलते हैं, हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बोलेंगे इट्स वैल्यू मे बी 0, निगेटिव और इन फ्रैक्शन। मॉलिक्यूलरिटी में क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी नेवर बी 0, निगेटिव और इन फ्रैक्शन, और इन फ्रैक्शन कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद चौथे पॉइंट में जाने कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब पे कुछ रिएक्शंस में होता है कि हाई प्रेशर रखें तो ये ऑर्डर, और लो प्रेशर कर दे, टेम्परेचर कर दे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज होता है। इससे हम अगर बात करें कि डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन अ हॉट प्लेटिनम सरफेस एट हाई प्रेशर, ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन लो प्रेशर पे क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है यह क्या होता है, द वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है
ये क्या और टेम्परेचर प्रेशर से चेंज कर जाता है, टेम्परेचर प्रेशर से चेंज कर जाता है, जबकि यहाँ टेम्परेचर प्रेशर से मॉलिक्यूलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपके बुक में भी ये आप देखेंगे, रेफरेंस बुक में जो आपको बोले थे लेने, तो वहाँ टेबल बना के बिल्कुल होगा, आप वहाँ से लिख लेंगे, हम आपको सारी बातों को समझा देंगे। तो यहाँ जरा ध्यान दें, आज यहीं तक रहने देते हैं और यहीं तक में हमारा केमिकल काइनेटिक्स का मैक्सिमम पोर्शन समाप्त हो गया है। केवल और केवल हमारा एक पोर्शन बचा हुआ है जिसे हम हेडिंग कर लेते हैं, और ये क्लास हम कल ही रख लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। लास्ट पॉइंट, लास्ट पर चल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। और इसे जैसे ही समाप्त करेंगे, इसे समाप्त करने के बाद हम आपका तब एक दिन जूम पे रखेंगे, बच्चों से पूछेंगे कहाँ क्या डाउट है, उसके बाद टेस्ट की भी बातें करेंगे। 2 4 5 दिन 10 दिन आपको समय दे देते हैं ताकि आप उसी इस चैप्टर को सही ढंग से तैयार कर लें। उसके बाद एक दिन ऑनलाइन टेस्ट भी इस चैप्टर की होगी, और इस चैप्टर के जैसे कल परसों मैक्सिमम एक दिन और डाउट उठ के ये भी जोड़ के रख लेते हैं। ऐसे RNS क्वेश्चन इसमें बताएंगे जो इस वर्ष के सिलेबस से तो हट गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट बातें हैं, और हम पहले ही बोले हैं कि वो तो लास्ट मोमेंट के लिए ना होता है भैया कि इसको छोड़ दो, लेकिन इतना पहले ही अभी आप क्यों इसको छोड़ देंगे, सभी कुछ जानिए, ठीक। हाँ, एग्जाम के वक्त जब आप रिवीजन कर रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, तो उस समय आप इस पोर्शन पे कंसंट्रेट ज़्यादा नहीं करेंगे, जैसे RNS क्वेश्चंस वगैरह जो बताया जाएगा, क्योंकि वो इस वर्ष से सिलेबस से हटा दिया गया है। कॉलिजन थ्योरी भी हटा दिया गया है, ठीक। हम एलिमेंट्री आइडिया दे दिए कॉलिजन रिलीजन की, इस उसमें जो कंडीशंस वगैरह थे, ग्राफ वगैरह भी एक था, उसको नहीं बताना है, वो तो अब हायर लेवल से भी हटा दिया है, इसलिए उसमें रखना है। और जैसे ही ये चैप्टर समाप्त करेंगे, अब इसके आगे हम लोग 2 फिजिकल में किए, तो अब इनऑर्गेनिक की ओर बढ़ना चाहेंगे। और इनऑर्गेनिक में हमारा 3 चैप्टर है, क्योंकि मेटलर्जी कम्प्लीटली दोनों से हटा दिया गया, और इसमें वैसी कोई बात नहीं है, रखने वाली बातें हैं, तो इसको हमको अभी जैसे CBSE बोर्ड हटा दिया है, स्टेट बोर्ड का नहीं आया है, लेकिन स्टेट बोर्ड को भी हटाने के लिए नोटिस दे दिया गया है, और बहुत जल्द वो भी पब्लिश हो जाएगा कि क्या क्या हटाया गया है। यही मान के चले ना कि 30 से 35% यहाँ भी हटाया जाएगा, ऐसा ही इसे भी नोटिस दिया था ये। और इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बहुत ही जबरदस्त चैप्टर। इनऑर्गेनिक का अगर सबसे जबरदस्त चैप्टर कोई चैप्टर है, वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे आप ऑर्गेनिक में नोमेनक्लेचर जानते हैं, उसी ढंग से यहाँ आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड में नोमेनक्लेचर जानेंगे, आइसोमेरिज्म जानेंगे, हाइब्रिडाइजेशन जानेंगे, सारी बातों को जानेंगे। आज यहीं तक, इसके आगे की बातें नेक्स्ट क्लास में। ओके।